तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या कि फिर दोनों सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जो पहला इसमें दे रखा है, ड्रॉप बॉक्स जो है वो ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन होता है। जो ड्रॉप बॉक्स होता है वो इंटरनेट पर ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है। हाँ, दूसरा इसका जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो गूगल डॉक्स होता है वो एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर होता है। तो पहला हमारा रॉन्ग है, और दूसरा हमारा जो कथन है वो सत्य है। इसका मतलब पहला वाला हमारा, इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसकी थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। ड्रॉप बॉक्स एक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है। मूल रूप से यह ईमेल के बजाय अटैचमेंट यानी कि दस्तावेज, फोटो, स्प्रेडशीट फाइलें आदि साझा करने का एक वैकल्पिक तरीका है। ड्रॉपबॉक्स सहयोग और संचार के मामले में ईमेल की जगह नहीं लेता है, लेकिन फाइलें साझा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जो आपको दस्तावेज बनाने और उसे फॉर्मेट करने के साथ ही अन्य लोगों के साथ काम करने की सुविधा भी देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कथन वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पहला कथन दिया गया है, विशेष समय एवं स्थान से सहबद्ध सूचना हेतु दीर्घकालिक स्मृति विशेषतः किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की स्मृति अंतर्निहित स्मृति कहलाती है। विशेष समय या स्थान से सहबद्ध जो सूचना होती है, सूचना के लिए दीर्घकालिक जो स्मृति है वो व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की स्मृति क्या कहलाती है? अंतर्निहित कहलाती है। और दूसरा कथन कह रहा है हमारा, वह ज्ञान जिसके अनुसरण की चेतना हम में नहीं होती, किंतु वह हमारे व्यवहार या विचार को बिना हमारी अभिज्ञा को प्रभावित करता है, उसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए जो हमारा आंसर है वो बी है, और इसमें ये दोनों ही हैं जो गलत लिखे हुए हैं। दोनों ही गलत क्यों हैं? इसमें उल्टा आएगा। इन दोनों जो कथन है इनको उल्टा कर देना तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या है, हम उसको देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मानव स्मृति की मनोवैज्ञानिक जांच परंपरागत रूप से विशिष्ट तथ्यों और प्रकरणों के लिए सचेत स्मरण या स्पष्ट स्मृति से संबंधित रही है। 1910 के दशक से वैज्ञानिक समुदाय के बीच स्मृति के अचेतन रूप में रुचि बढ़ रही है, जिसे अंतर्निहित स्मृति कहा जाता है। अंतर्निहित स्मृति के लिए विशिष्ट प्रसंगों की स्पष्ट स्मृति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो प्रासंगिक मेमोरी होती है, प्रासंगिक मेमोरी जो कि हमारा कथन टू है वो बोल रहा है कि ये रोजमर्रा की घटनाओं की मेमोरी है जो किसी व्यक्ति में स्वयं के जीवन के बारे में स्मृति को संदर्भित करती है, जिसे स्पष्ट रूप से कहा या संजोया जा सकता है। यह पिछले व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह होता है जो विशेष समय और स्थान पर हुआ है। ये कथन और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है इसमें गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दे रखा है, गतिक गतिक रैम यानी कि आरएम रैम जो होता है उसका एक प्रकार होता है डीआरएम। ठीक है, रैम का प्रकार होता है डीआरएम। कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाला रैम का सर्वाधिक सामान्य प्रकार है, परंतु जहाँ पर हमें परम गति अनिवार्य होती है, तेज स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पर स्थिर रैम यानी कि एसआरएम इसका प्रकार है। ये प्रौद्योगिकी को वरीयता दी जाती है। ठीक है, डीआरएम रैम का क्या है? एक सर्वाधिक सामान्य प्रकार है। और एसआरएम क्या है? एक परम गति जहां पर जरूरत होती है, तेज स्पीड हाई स्पीड वाला क्या है इसका प्रकार है। ठीक है, तो ये इसमें बताना है सही है गलत है। और दूसरा पढ़ते हैं, प्रोसेसर की मेमोरी कैश मेमोरी का उच्च गति भाग है और उसके लिए एसआरएम प्रभावी प्रौद्योगिकी है। तो बताना है यहाँ पर हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इनको ठीक से पढ़ लेना। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इसका जो ए कथन है, ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गतिक आरएम डीआरएम जो होता है उसका पार्ट वो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सामान्य प्रकार होता है ना, ये बात बिल्कुल सही है। और प्रोसेसर की मेमोरी कैश मेमोरी का उच्च गति भाग है, इसको भी याद रख लेना। कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर घटक है जो कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा पुनर्प्राप्त करने को अधिक कुशल बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तर्क दोष वाला है। निम्नलिखित युक्ति में कौन सा अकारिक दोष है? कोई भी राजनीतिक मूर्ख नहीं होता है, कुछ मतदाता मूर्ख नहीं होते हैं, इसलिए कुछ मतदाता राजनीतिक नहीं होते हैं। ये कह रहा है ये राजनीतिक है ना, और ये है मूर्ख। ये कोई भी राजनीतिक मूर्ख नहीं है। कुछ मतदाता, ये है मतदाता, लेकिन जो कुछ मतदाता है वो क्या होते हैं? मूर्ख नहीं होते हैं। जबकि कुछ मतदाता क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। ये इसका मतलब मूर्ख हो गया। ठीक है, हमारे पास देखो इसको भी आप कर सकते हो। ये मूर्ख दे रखे हैं और मूर्ख में कुछ मतदाता मूर्ख होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इसलिए ही कुछ मतदाता क्या होते हैं? राजनीतिज्ञ नहीं है। इसमें कौन सा दोष है जो दे रखा है? हमें दोष छांटना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यावर्तक आधार वाक्य। ठीक है, व्यावर्तक आधार वाक्य यानी कि एक्सक्लूसिव परमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कथन वाला है। ये भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे, इनको करने की आदत डाल लीजिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ करेंगे तो आपका पेपर करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है बहुत बार बच्चे उसी की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि उसकी वो कम तैयारी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है सब्जेक्ट करने से हो जाएगा पास, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें भी हमें 33 नंबर लेके आने होते हैं, 33%। तो अच्छे से इसको भी करना है। ठीक है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का अभिष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार अतर्क संगत था। तो बताना है यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो देखिए मैं आपको सीधा ही आंसर बता देती हूँ। कथन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो 1986 थी उसका अभिष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। लेकिन जो ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार था वो अतर्क संगत नहीं था बल्कि तर्क संगत था। ठीक है, तो ये तर्क संगत होता तो बिल्कुल हमारा सही हो जाता, ये इसीलिए गलत हो गया है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा आपको सीधा आंसर ही बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग भी स्पीड में देखते हो, वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो, है ना। अपना मतलब या तो देख करके आधी भाग जाते हो, डर जाते हो क्वेश्चनों से, या फिर आपको करना नहीं है। मैं नहीं जानती क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि अगर आप अच्छे से मतलब पेपर को पास करना चाहते हैं तो आप अच्छे से पेपर फर्स्ट के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट को आप जैसे चाहे वैसे पढ़ें, लेकिन इसके लिए ज़्यादा करिए। वायु प्रदूषकों के एक प्रकार पेन का पूर्ण नाम निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारे, लेकिन हमें सीधा आंसर छांटना है। ये है पेरोक्सी एसिटिल या एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये इसकी फुल फॉर्म है PAN की, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कैनवा पोस्टर सूचना लेखा चित्रण इन्फोग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में सृजनात्मक विषय वस्तु तैयार करने में प्रयुक्त ऑनलाइन उपकरण है। जो कैनवा पोस्टर है, कैनवा पोस्टर क्या है? सूचना लेखा चित्रण प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में सृजनात्मक विषय वस्तु तैयार करने में प्रयुक्त ऑनलाइन उपकरण है। एड पजल क्या है? एड पजल अन्योन्यकारी वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त एक ऑनलाइन उपकरण है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये बिल्कुल दोनों ही जो कथन दे रखे हैं वो दोनों ही हमारे यहाँ पर सही हैं। संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध किस में फलित होता है? सतर्कता, आत्मीयत्व, आज्ञाकारिता, परिहास या विनोद। तो ये होता है हुमर यानी कि परिहास के अंदर। ठीक है, संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच जो विरोधाभासी संबंध है वो किस में फलित होता है? परिहास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिचर्ड जोहानसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथो उपकथनात्मक संचार के अति आवश्यक घटक है? रिचर्ड जोहानसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथनात्मक संचार के अति आवश्यक घटक हैं? सुखद अभिवादन का दिखावा, दूसरों के प्रति तत्व बोधक आत्मीयता, तदनुभूतिक बोध, परस्पर समत्व का भाव या दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो तदनुभूतिक बोध, परस्पर समत्व का भाव और दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान, ये तीनों ही करेक्ट हैं। C, D और E। सुखद अभिवादन का जो दिखावा है वो गलत है। हमें कभी भी दिखावा तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। और दूसरों के प्रति तत्व बोधक जो आत्मीयता है वो भी गलत है। ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पर सही हैं।
तो सी डी ई इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 10। कथन फर्स्ट दे रखा है, प्रतिनिध्यात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का प्रति अध्ययन करता है। ठीक है, प्रतिनिध्यात्मक जो अनुसंधान होता है उसके अंदर कह रहा है कि जो अनुसंधान करता है वो अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का अध्ययन करता है। भूतलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्मृतियों एवं अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन जो सेकंड है ना वो सही है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ये कह रहा है कि प्रतिनिध्यात्मक जो अनुसंधान होता है उसमें अनुसंधान विभिन्न मतलब लंबे समय तक अलग अलग समय पर जो वो अध्ययन करता है, लंबे समय तक अध्ययन करता है, तो क्या करता है एक ही समय में विभिन्न आयु के बालकों का अध्ययन करता है। ठीक है, विभिन्न आयु के बालकों को बिठा लेता है और उन सबका अध्ययन एक साथ करता है, लेकिन थोड़े लंबे समय तक चलता है ये अध्ययन उसका। और भूतलक्षी में बिल्कुल सही है, लोगों की अतीत की स्मृतियों अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। 11 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित से संबंध है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो किस किस कॉलेज से संबंध थे, तो इनके बारे में बताना है। यहाँ पर हमारे दे रखे हैं, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, खालसा कॉलेज मुंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। तो इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। देखो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर का नाम सभी ने सुन रखा होगा, है ना। कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है यही है कि वैसे तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा था, लेकिन जो संविधान लिखा है वो उन्हीं के ही इशारों पर लिखा गया है। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा अपना घूम घूम करके इकट्ठा किया था मैटर। और उनके पास 32 डिग्री थी, ये भी बोला जाता है ना। 32 डिग्री लेना कोई मामूली बात नहीं है। तो बहुत सारे कॉलेजों से इनका संबंध रहा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से भी रहा है, खालसा कॉलेज से भी रहा है, मिलिंद कॉलेज से भी रहा है और सिद्धार्थ कॉलेज से भी रहा है। अब हम ऑप्शन की अगर बात करें तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन इसमें हमारा डी भी आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका, सारे के सारे क्या थे, रॉन्ग थे। तो यहाँ पर हमें सही लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है ये बताना है। मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतर शिक्षा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान या शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी, सी और डी सही है, बी, सी और डी। देखो मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतर शिक्षा की बात ये नहीं करती है, जो कि 2020 की शिक्षा नीति है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की बात यहाँ पर बिल्कुल खुले मतलब की गई है बहुत अच्छे से। उच्चतर शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान की बात की गई है। शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना करने की ये बात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों से किस प्रणाली में ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए लवण प्रवणता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जानने से पहले मैं आप सभी को सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए। बस आपको एक बटन प्रेस करना है, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है, मेरी मेहनत कैसी लगी है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों के लिए भी, देखो अपने लिए भी, सीधी सी बात है, कलयुग का ज़माना है। कोई भी काम, हर काम कोई भी दूसरों के लिए नहीं करता है, कहीं ना कहीं अपना भी फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए बस थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बस ये 3 काम आपको करने हैं। तो इतना मेरे लिए आप कर दीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जानते हैं और डेली आप इस क्लास को देखिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। पेपरों तक ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए लवण प्रवणता की संकल्पना का प्रयोग किसमें किया जाता है। सौर ताप संग्रहक, सौर तेल या सौर सेल है, सॉरी सौर सेल, सौर ताल या फिर सौर भट्टी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये है सोलर पांड। ठीक है, सोलर पाउंड यानी कि सौर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द समूहों को
वस्तुवर्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये शब्द समूह जो दे रखे हैं इनको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, आरोही का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि इंक्रीजिंग लेटर। तो बताना है यहाँ पर आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे। देखिए, स्तनपायी, वन बिलाव, विडाल पशु या कशेरुकी, इनमें से सबसे पहले आएगा हमारा वन बिलाव। क्या आएगा? वन बिलाव, है ना। ये हमारा बी ऑप्शन सही है, और बी हमारा एक ही में है शुरू में, वन बिलाव आएगा। फिर सी विडाल, फिर ए स्तनपायी, फिर ई कशेरुकी, और फिर पशु आते हैं। ठीक है, ये इनका क्या है? आरोही क्रम है। बी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? 15वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण कौन कौन से हैं? तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता। देखो, वर्धित अभिक्षमता तो बिल्कुल होती है, तथ्य जहाँ पर वर्धित का मतलब है बढ़ती हुई अभिक्षमता बिल्कुल होती है ना। स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास बिल्कुल होता है। जो किशोर बच्चे होते हैं, 12-13 साल की उम्र से ये उम्र शुरू होती है, और 17-18 साल तक का जो बच्चा होता है ना, वो किशोर कहलाता है। और किशोर में क्या करते हैं, मतलब बच्चों की जो कल्पना है, स्मृति है, उनकी तार्किक क्षमता है, ये सबसे ज़्यादा एकदम अपनी चरम सीमा पर होती है। उनके दिमाग का जो विकास है वो फुल 100% हो चुका होता है। ठीक है, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं, उनकी चिंताएं बढ़ती हैं, उनकी मतलब सारी चीज़ें ना बढ़ती चली जाती हैं। वो अपने आप से कहीं ना कहीं एक संघर्ष सा करते रहते हैं, और अपने घर वालों के साथ भी। तो तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए उनकी अभिक्षमता बढ़ जाती है, स्मृति और कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है। संक्षेपीकरण से संबंधित हासित अभिक्षमता, हासित की तो कोई बात ही नहीं है। समझने की हासित अभिक्षमता भी बिल्कुल गलत है। और समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता, ये वर्धित अभिक्षमता का बात करता है जो किशोर की जो उम्र होती है। ठीक है, तो ए, बी और ई यहाँ पर हमारे सही हैं। तो भाई प्लीज़, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी।